दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूं हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल मेज़ बाबा के ऊपर में। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि वादे के मुताबिक मैं इंस्टीट्यूशन सीरीज मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियोस कर चुका है। अब मैं लगातार इंस्टीट्यूशन सीरीज कराऊंगा, जैसे मैंने योजना सीरीज कराया है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं नाबार्ड के बारे में। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कृपया कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थी के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं। और हालांकि हर एग्जाम में ही आजकल आने लगे हैं। साथ ही साथ जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में जाने जो इंडिया का इंस्टीट्यूशन है एज पर नॉलेज। ठीक है, तो चलिए आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, सब बताऊंगा कि नाबार्ड क्या है, इतिहास क्या रहा, फंक्शन क्या है, मेंस का क्वेश्चन भी लाया हूं। आप लोग का पीटी आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ पीटी के लिए भी रिगार्डिंग कुछ नया करने की कोशिश करने में लगा हूँ, लेकिन हालांकि मेरा फोकस ज्यादा मेंस पे ही रहता है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं अटकते हैं आंसर राइटिंग को लेके। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चों को डीप नॉलेज दो। प्रीलिम्स में इसमें कवर हो ही जाएगा, क्योंकि नाबार्ड अगर पढ़ रहे हो पूरे अच्छी तरीके से तो इसी से आएगा आपका प्रीलिम्स में भी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ क्या है नाबार्ड। तो मेनली जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा बैंकिंग, सॉरी हाँ, बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो हिस्ट्री जान लेते हैं कि नाबार्ड का इतिहास क्या रहा। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, वैधानिक निकाय। यानी ये क्या हुआ है, एक पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा बना है, यानी एक तरह का ये लॉफुल बॉडी है। मैं माउस का इस्तेमाल करूंगा तो मे भी आपको राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम दिखेगी। तो 1982 में इसे बना दिया गया, एक पार्लियामेंट एक्ट पास करके। ठीक है, और जिस एक्ट के अंदर बना उसका नाम क्या था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। ठीक है, तो जब कोई भी बॉडी, चाहे कोई भी बॉडी या कोई भी वर्किंग इंस्टीट्यूशन इंडिया में काम कर रहा है, अगर वो किसी पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा बनाया जाएगा तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे, यानी वैधानिक निकाय बोलेंगे। जब ये बनाया गया था तो इसका इनिशियल पेड अप कैपिटल कितना था, 100 करोड़। ठीक है, जिसमें 50% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी और 50 करोड़ किसकी हिस्सेदारी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, आज लेकिन देखा जाए वर्तमान के समय में तो 31 मार्च 2022 में इनका कैपिटल, सॉरी 22 नहीं होगा, यहाँ पे 21 कर लेना, क्योंकि अभी 31 मार्च तो आया नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको अभी 31 मार्च 2021 तक का रखो इसे। ठीक है, ऑलमोस्ट ये डेटा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लगभग समझो दिसंबर तक का, जो 31 दिसंबर 2021 है वहां तक का डेटा है। ठीक है, तो इसे पूरा वहां तक का कर लेना। ये 1,34,665 करोड़ रुपए का अभी कुल इनका कैपिटल है, तो काफी बड़ा कैपिटल है। तो मेनली नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड क्या है, एक तरह का क्या है, एक बैंक, डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंट बैंक है जो क्या चीज में फोकस करता है, प्राइमरीली रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। जो भी रूरल सेक्टर्स है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए ये इसका मेन उद्देश्य हमेशा रहा है। इट इज एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अभी एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जो फंडिंग प्रोवाइड करे किसी मेन उद्देश्य से, पैसा कमाने के एस्पेक्ट से नहीं। जैसे आपका नॉर्मल बैंकिंग जो काम करते हैं, जैसे आपकी एसबीआई हो गई या एचडीएफसी हो गई, ये सब बैंक क्या करते हैं, ये लोग का काम होता है लोन जनरेट करना, फिर उसी से पैसा बनाना। इनका वो काम नहीं होता, ये विकास पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड करना चाहते हैं फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी इनका सिर्फ दो ही क्षेत्र में ही इनका फोकस है, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में और दूसरा रूरल डेवलपमेंट के अंदर में। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई के अंदर में है, और इसमें जो फाइनेंस लग रहा है, कंट्री फाइनेंशियल कैपिटल इसे में मतलब इंक्लूड इसको किया जाता है कि ये एक तरह से कंट्री का जो है फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे कैसे आपका एलआईसी वगैरह है। समझ गए। ठीक है, तो इतिहास मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो प्लीज एक बार फिर से गुजारिश है, लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब का भी बटन दबा दो। कुछ नहीं जाता यार, एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को पढ़ाने का जो ये जज्बा मेरे अंदर हमेशा रहा है वो बना रहता है। तो प्लीज इतना तो कर दो यार। चलो, नाबार्ड का फंक्शन क्या है, ठीक है, इसकी फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसका एम जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इसका बिल्ड करना है, क्या एम्पावर करना है, फाइनेंस एम्पावरमेंट देना है, फाइनेंशियली इंक्लूजन करना है रूरल इंडिया को। ठीक है,
थ्रू स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स, जो स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके ऊपर काम करेंगे। जैसे इसके 3 डिपार्टमेंट में इसको बांटा गया, एक तो फाइनेंशियल, एक वित्तीय सहायता देना, एक विकास के ऊपर में, और एक सुपरविजन यानी एक जो निगरानी रखेगा कि ये दोनों तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट और एक डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल अगर देगा तो इसका मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल में फाइनेंस, फिर उस पे विकास और उस पे सुपरविजन करना। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, रीफाइनेंस सपोर्ट। अब ये रीफाइनेंस सपोर्ट क्या होता है, रीफाइनेंस सपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी फाइनेंस मिल रहा है, ठीक है, उसको एक तरह से सपोर्ट देगा। ठीक है, मान के चलो और भी तरह के फाइनेंस का सपोर्ट मिल रहा होगा किसी एस्पेक्ट से गवर्नमेंट द्वारा फॉर डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर, रूरल इंफ्रा को बढ़ाने के लिए, तो एक तरह का ये रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। चलो आगे देखते हैं क्या है। ये प्रिपेयर करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान, जो एक ऋण प्लान होता है किस पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर ली जा रही है कि वो मोटिवेट करे बैंकिंग इंडस्ट्री को टू अचीव दिस टारगेट्स। अब बैंकिंग इंडस्ट्री का टारगेट क्या है कि हमें, जो आपको पता नहीं, आपको नहीं पता होगा तो मैं एक जानकारी दे देता हूं। जब भी आप कोई बैंक खोलते हो तो उसमें ऑलमोस्ट आपको कितना 40% टू 30% आपको एग्रीकल्चर सेक्टर्स में प्रोवाइड करना पड़ता है, लोन जनरेट करना पड़ता है, एनी हाउ आपको देना पड़ेगा, ये फिक्स है। आप सारा पैसा अपना उठा के, होता है ना, बड़े बड़े उद्योगपति को नहीं दे सकते, आपको इस सेक्टर्स को पैसा देना पड़ेगा, ये आरबीआई द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। तो उनके टारगेट में भी एक तरह से हेल्प करता है कि हाँ अचीव करने में। अगला फंक्शन जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो आ रहा है सुपरविजन, सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो सुपरवाइज करता है किसको किसको, कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, और उनको हेल्प करता है कैसे, एक तरह के आपका सीबीएस के माध्यम से। सीबीएस क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म। तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहा है या फिर बात कर रहा है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की, तो उसको क्या करता है, एक तरह का उस पर सुपरविजन, निगरानी तो रखता ही रखता है, साथ ही साथ उनको हेल्प करता है कि अगर वो किसी पॉइंट पे या प्रैक्टिसेस में साउंडेबल, यहाँ पे क्या है, साउंड बैंकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसी चीज को, यानी लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वो उस दुविधा से निकल सके। सीबीएस क्या है, एक तरह का नेटवर्क ऑफ ब्रांच है जो इनेबल करता है कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ से कस्टमर अपने अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अवेल कर सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज को फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक, किसी भी ब्रांच, जो भी ब्रांच है दुनिया में, कोई भी ब्रांच में उनका रखा हुआ है, जो किसके अंदर में आता हो, जो आता होगा कोऑपरेटिव बैंक्स या आरआरबी के अंदर में आता होगा, वो जाके क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं उस साइट के माध्यम से। उस साइट का नाम क्या होगा, सीबीएस यानी स्कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, रिगार्डलेस इसको क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा, साथ ही साथ इसे मेंटेन करता है। एंड देयर द कस्टमर इज नो मोर द कस्टमर इज नो मोर द कस्टमर ऑफ द ब्रांच। और यहाँ पे ये समझ लो, किस चीज को मैं बताऊं, मतलब ये कस्टमर जो ऐसा है ना, ये पूरे बैंक का कस्टमर है, समझ रहे हो, मतलब जो बैंक, जो कंपनी ये मानती है, जिस भी कंपनी का ये आदमी है, समझते हो, समझ, एक्स कंपनी है, उसका ये आदमी, भले एक्स कंपनी दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, कलकत्ता में हो, कहीं भी पूरे दुनिया में फैला हो, लेकिन वो जितनी भी एक्स कंपनी के ब्रांचेस है वो क्या मानेंगी कि हमारे कंपनी का मेंबर है। आजकल ये तो कंपनी का ट्रेंड्स चल रहा है, क्योंकि इससे फैसिलिटीज ज्यादा इजी है। पहले होता था ना, दौड़ाता था, आपका अकाउंट किसमें, मेरा अकाउंट तो सर बिहार वाले अकाउंट, झारखंड में है या बिहार वाले अकाउंट में है, तो ये बोलते थे, अच्छा अच्छा आपका तो बिहार में ब्रांच है ना, आपको तो बिहार जाना पड़ेगा, यहाँ पे काम नहीं होगा। तो इस तरह ना उनको दौड़ा के क्या करना है, उनको सस्टेनेबल तरीके से प्रोवाइड करे, एक्सेसिबिलिटी दे पाए। ठीक है, इसीलिए ही बिकम्स द बैंक्स कस्टमर, ये बैंक्स के कस्टमर बन जाते हैं। ठीक है, अगला फंक्शन क्या आ रहा है, ये डिजाइन करता है यूनियन गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स को एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। बहुत सारे यूनियन गवर्नमेंट्स द्वारा क्या बनाया जा रहा है, स्कीम बनाए जाते हैं, उनको कैसे डिजाइन करना, किस तरह उनकी जरूरतें हैं, उसको कैसे वो डिजाइन, जब भी कोई स्कीम डिजाइन होता है तो देखा जाता है क्या नीड है, फिर फंडिंग के सोर्सेज देखे जाते हैं, उसके बाद इसे इंप्लीमेंट करना। अगर ये क्या करेगी, ये जाके बताएगी लोगों को, इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी जो फंडिंग मिलेगी वो क्या करेगी, उसमें ये हेल्पफुल करेगी। ठीक है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ये प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग को, हैंडीक्राफ्ट आर्टिसियन को हेल्प करेगी, देम डेवलपमेंट इन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एंड सेलिंग दिस आर्टिकल्स। तो जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उनको एक तरह से उनके लिए मार्केट, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी जहां पे वो क्या कर सके, अपने आर्टिकल्स को सेल कर सके। अब जैसे तुम प्लेटफॉर्म का एग्जांपल ले सकते हो, अमेजॉन क्या होता है,
आज बहुत सारे दुकान अपने क्या कर रहे हैं, अमेजोन बिजनेस से जोड़ के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे आप घर बैठे सामान देखते हो, ऑर्डर करते हो, घर आ जाए। तो उससे क्या होता है, एक इजी टू एक्सेस प्लेटफॉर्म है, आपके लिए भी इजी टू एक्सेस है, और साथ ही साथ आपका सेलर के लिए भी इजी टू एक्सेस है। इसी तरह सेम माध्यम को, सेम चीज को दिमाग में रखते हुए ना, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की बात कही गई है, जहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियन को, और उन्हें हेल्प किया जाएगा, जो वो आर्टिकल्स बनाएंगे उसे बेचने में भी उनकी मदद कहा जाएगा, ताकि उनकी इनकम बढ़े। नाबार्ड, आपको नाबार्ड सिर्फ ऐसा नहीं कि आरबीआई से जुड़ा हुआ है, नाबार्ड जो है वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी रखता है। किसके साथ रहता है, जैसे वर्ल्ड बैंक, एप्लीफिएटेड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो क्या करेगा, रूरल डेवलपमेंट के बाद एज वेल एज एग्रीकल्चर के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो ये उसके साथ जहां पे आपका वर्ल्ड बैंक जुड़ा है, जो बात करता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये उसके साथ भी क्या करता है, एक तरह का पार्टनरशिप रखा हुआ है, ठीक है। जो आपका लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है, वर्ल्ड बैंक एप्लीफिएटेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चलो अब दिखाते हैं कि आरबीआई और नाबार्ड में क्या है संबंध, और इस तरह से समझ लो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक आपको पता है सेंट्रल बैंक है पूरे कंट्री का, ठीक है, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है बैंकिंग इंडस्ट्री को, सुपरवाइज करता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड इसको। तो आरबीआई के अंदर में ही नाबार्ड है, ठीक है। तो नाबार्ड किसके अंदर में काम, जो एक्ट के अंदर काम करता है, वो क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। बहुत बच्चे एक चीज कंफ्यूज करेंगे, मैं यहाँ देखो, हालांकि अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो तो तुम्हें भी कंफ्यूजन हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है तो भाई तुम फिर तुम्हारा ध्यान क्या है मुझे नहीं पता। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि नाबार्ड जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर में काम करता है। और स्टार्टिंग में तुमने क्या पढ़ा कि ये बना था किससे, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट 1981। तो ये बना था जिससे, वो ठीक है, वो एक्ट बता कि आपको किसी तरह बनाया गया, लेकिन इसमें जो एक्ट काम होगा, वो काम किस एक्ट के अंदर होगा, बैंकिंग, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। और फाइनेंस एक तरह का ये बैंकिंग सेक्टर में ही आ गया, बैंकिंग में ही आ गया, क्योंकि ये इसके साथ बैंक जुड़ा हुआ है। ये काम क्या कर रहा है, भले ये पैसा प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है पैसा, आपको एग्रीकल्चर को। अगर एग्रीकल्चर को प्रोवाइड कर रहा है तो उससे क्या होता है कि, हाँ एग्रीकल्चर को जैसे कॉल आ रहा है क्या किसी को, ओह बाद में करूंगी। तो एग्रीकल्चर को क्या होता है, प्रोवाइड करता है फंड। अब ये फंड प्रोवाइड करता है, एक तरह से लोन ही जनरेट कर रहा है, लोन जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, कॉल आ रहा था यार, सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं कि मेनी डेवलपमेंट्स करता है रेगुलेटरी वर्किंग वर्कर्स को, एंड डन बाय आरबीआई नाबार्ड इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। डेवलपमेंट करता है, रेगुलेट करता है वर्क ऑफ डन बाय आरबीआई, जो भी आरबीआई ने मतलब एक तरह से बताया कि आपको इस तरह के काम करने, जो डायरेक्शन मिला है उसको डेवलप करना, उसे रेगुलेट करना, ठीक है, आरबीआई के साथ मिलके, ठीक है। आरबीआई जो है प्रोवाइड्स 3 डायरेक्टर्स करता है नाबार्ड ऑफ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि हाँ नाबार्ड के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे वो कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई करता है। नाबार्ड प्रोवाइड्स करता है रिकमेंडेशन किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है लाइसेंस इशू करने के लिए, किसको, कोऑपरेटिव बैंक या कोई नया ब्रांच खोलना चाहे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या आरआरबीज के अंदर में, तो उसके लिए सजेशंस प्रोवाइड करता है कि हाँ यहाँ पे ज़रूरतें हैं, नहीं हैं, ये लोग तो ऐसे ही खोल रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं है इतना ज़रूरत। तो इस तरह से सजेशन प्रोवाइड कर किया जाता है। चैलेंजेस जो सामने निकल के आते हैं, अब कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, देखो मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं इस पर दोबारा क्लास ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें समझाना ही मेरा मेन उद्देश्य है, तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग आप पूछना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन एक बार वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर दो यार प्लीज, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो नाबार्ड के बारे में जाने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वेदर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये नाबार्ड आता ही आता है क्वेश्चन इसके ऊपर, ये चर्चा में रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स के अंदर में, जहां हम रूरल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एक तरह का आरबीआई क्या है, इसका पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो नाबार्ड जो है शेयर करता है अपना वर्क कल्चर को, इंथुजियाज्म को, और किसके क्या चीज, डेवलपमेंट ओरिएंटेशन टू इट्स पेरेंट इंस्टीट्यूशन। अब ये पेरेंट इंस्टीट्यूशन कौन है, आरबीआई है, ठीक है। लेकिन 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 कहानी में कुछ परिवर्तन हुआ। कहानी में परिवर्तन क्या हुआ, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अब कहानी में देखो क्या परिवर्तन होगा।
0.4% का जो इक्विटी था आरबीआई का, वो किसको ट्रांसफर कर दिया नाबार्ड, वो कर दिया यूनियन गवर्नमेंट को अंदर अंडर एक्ट 2017 के अंदर में ट्रांसफर कर दिया। इसे लगा कि इसको ट्रांसफर करने से, यूनियन गवर्नमेंट ट्रांसफर करने से चीजें आसान हो जाएंगी थोड़ा, लेकिन हो गया बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस, ठीक है, आरबीआई के लिए, साथ साथ नाबार्ड के लिए भी। होशियारी के चक्कर में तो कुछ तो प्रॉब्लम होना ही था, ठीक है, वो भी बिना किसी रिकमेंडेशन पे ये किया ये काम, ठीक है, होता है ना कि रिकमेंडेशन मिला तब किया, लेकिन कर दिया ये ट्रांसफर। 0.4% इक्विटी किसको, आरबीआई की इक्विटी को उठा के किसको दे दिया, यूनियन गवर्नमेंट को। इससे क्या हुआ कि जो आरबीआई का पार्टिसिपेशन था ना किसी एक्टिविटी पे, वो सीधा बहुत कम हो गया, और अब कम हो गया तो चीजें मुश्किल होने लगी, आरबीआई तुरंत डिसीजन नहीं ले सकता है, और जहां आरबीआई डिसीजन नहीं लेगा, जहां सुपरविजन आरबीआई नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वहां तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होना ही है बैंकिंग सेक्टर्स के मामले में। चलो खोल के नहीं बोलूंगा नहीं तो वीडियो कहीं डाउन ना करनी पड़े, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे एग्रीकल्चर के माध्यम में और रूरल डेवलपमेंट में एक क्रूशियल क्या हो गया, बात हो गया, कंट्री को फेस करना पड़ा बहुत सारा ऐसा सीरियस क्राइसिस जैसे जो आया उसको फेस करना पड़ा, क्योंकि जो रिलेशनशिप था ना सेंट्रल बैंक के बीच में वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो गया इसके बाद, और ये जब 2017 में हैम्पर हुआ ना तो ये चीज प्रॉब्लम किया तुमको, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ये सब में बहुत प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस था वो भी साथ ही साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। नाबार्ड ने ऐड किया 80% की अपना रिसोर्सेज, बोरोइंग ऑफ द 80% ऐड करने के बाद भी ये बहुत ही इसका कॉस्ट हाई हो गया, उसके कारण जो ये पैसा 80% ऐड किया, 80% के आसपास कुछ ऐड किया था, ठीक है, अपना बेसिक फंड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेंबर्स डिवाइड हो गए, साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी बहुत कम थी, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बहुत खराब हो चुका था अब तरीके से, और गैप आ गया था बहुत ज्यादा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेफ्ट एंड ओपन बाय द कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक एंड आरआरबी चल रही है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी थी ना एक तरह से वो कम होने लगी, और वो कम होने लगी तो फिर प्रॉब्लम तो होना ही था। जब प्रॉब्लम होने लगा तो फिर इस तरह के क्राइसिस में नाबार्ड भी कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि इस सब से क्या हुआ कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वो नाबार्ड की ही सिर्फ क्रेडिट का 1% ही हिस्सा यूज कर पा रहे हैं, और ये बहुत ही एक तरह से कम है, एक बहुत ही ज्यादा ये क्या है, कम है, देख इस कंपेयर किया जाए कि करंट नीड के हिसाब से। तो यही सब बात है, चैलेंजेस है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अभी भी तुम्हारा 75% जो पीपल है वो एग्रीकल्चर पे डेवलप करते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो रूरल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ना करें, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ना करें, सोशल स्टेटस उनका ना बढ़ाएं, तो उससे क्या होगा, इनकम लेवल्स उनका मतलब घट जाएगा, और अगर उसे बढ़ाना है तो उन्हें उनके स्टेटस को बढ़ाना पड़ेगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घट जाएगा अगर इसे सही तरीके से बोलता है ना रेगुलेट नहीं किया गया तो, ठीक है। तो नाबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन में बता ही दिया जो प्रोवाइड करता है क्रेडिट फैसिलिटी, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग इन रूरल, ये सेम चीज तुम्हारा है, पूरा एक तरह का कंक्लूजन मैंने नाबार्ड के बारे में। अब देखो मेंस बाबा की तरफ से मेंस का क्वेश्चन ले लो, क्या है कि आपको नाबार्ड के बारे में बताना, उसका फंक्शन के बारे में। नाबार्ड के बारे में मैंने बता दिया, तो नाबार्ड के बारे में यहाँ से लिख देना कि एक तरह की स्ट्रेटेजी बॉडी है, ठीक है। नाबार्ड ये है, ये वाला लिखना, पहला पहला पॉइंट तो ये लिखना, इट इज स्ट्रेटेजी, फिर सेकंड पॉइंट में ये लिख देना, थर्ड में कैपिटल के बारे में थोड़ा बता देना, ठीक है। और फंक्शन में तो तुम ये सब सारा आप लोग लिख सकते हो जितना चाहो, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस मैंने दे दिए हैं, आप जो चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, इंस्टीट्यूशन सीरीज चल रही है, ऊपर आई बटन के पास देखिए लिंक मिल रहा होगा, जाके देखिए, और भी इंस्टीट्यूशन कवर किया है, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।